हेलो बच्चों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया और आज आपके लिए लेके आ गया हूं हाउ टू स्टार्ट क्लास 11th। देखिए दोस्तों, जितने भी हमारे बच्चे थे जो कि 10th को फोड़ करके बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन को फोड़ करके अब 11th में आ चुके हैं, उनके लिए सही गाइडेंस, सही गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए कि कैसे वे अपने क्लास 11th को स्टार्ट करेंगे, मैं आज आपका साहिल भैया हर चीज को क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से दोस्तों आपको क्लास 11th में अपने गोल के प्रति आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये एक आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर फेज का टाइम आ गया है। ठीक है, एक आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है जिसको कि आप जो स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे उन सारे स्ट्रीम के लिए ये एप्लीकेबल है दोस्तों। चाहे साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, हर स्ट्रीम्स में ये चीज सुटेबल करेगा। और आपके लिए ही मैं ये वीडियो लाया हूँ खास करके, ताकि आप भटके ना, आपका पूरा 11th बर्बाद ना हो। ठीक है दोस्तों, अब आप बोलेंगे कि भैया आ गए हमें सब चीज बताने के लिए, भैया ने क्या कर लिया। तो दोस्तों, मैं भी जेई क्लियर करके आया हूँ, कोई दिक्कत का बात नहीं है, आपको हर चीज में गाइडलाइंस प्रोवाइड करूंगा। तो मैं सबसे पहले आज ये बताना चाहूंगा कि दोस्तों, क्लास 10th तक आपने जितना भी चीज पढ़ा, ठीक है, उनको विशेष रूप से उनके बारे में जो डीप नॉलेज आपको अब चाहिए, ठीक है, वो आपको 11th से स्टार्ट होगी। ठीक है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में जाएं, सपोज आप साइंस की स्ट्रीम में गए तो आपने पीसीएम लिया या फिर पीसीबी लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लिया, तो ये दोनों ही नॉन मेडिकल या मेडिकल जो भी स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, इन दोनों स्ट्रीम में दोस्तों जो हमारा कैरियर ऑप्शन रहता है, मैंने हर चीज दोस्तों बता के रखा है। ठीक है, तो उस कैरियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको जो भी गाइडलाइन का जरूरत होता है, मैं आज हर चीज उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ज्यादा समय मैं बर्बाद नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं ऑन फैक्ट ऑन पॉइंट आना चाहता हूं कि क्लास में जैसे ही दोस्तों बच्चे आते हैं, ठीक है, अब आप लोग मेरे भाई बहन हैं, तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि मैं आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करूं। ठीक है, तो जैसे ही आए आप लोग 10th से 11th में, तो आप लोगों का रहता है अब कि भाई हम कोचिंग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला चीज यही रहता है कि हम कौन सा कोचिंग ज्वाइन कर ले भाई, जिससे कि हमारा पूरा मतलब लाइफ सेट हो जाए। मैं वहां चला गया, कोटा चला गया, बिहार वाले सोचेंगे कि पटना में ही टॉप इंस्टीट्यूट वगैरह हैं बहुत सारे, तो पटना में चले गए, या बिहार से भी बहुत सारे जाते हैं कोटा चले जाते हैं, तो बहुत सारे मतलब कोचिंग सेंटर हैं। और हाँ, वाकई में बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं जो कि हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप उनको फॉलो कीजिएगा तो आपको एम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो कोचिंग सेंटर होते हैं दोस्तों, कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, ये कोचिंग सेंटर हमारा एक ऑफलाइन हो जाएगा, एक ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन देखो, कोरोना काल से पहले तक ऑनलाइन का उतना प्रचलन नहीं था। ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग लाइफ स्टाइल में लोग नहीं ढले थे, ठीक है ना। तो अब दोस्तों ऑनलाइन का बहुत ज्यादा ही प्रचलन हो गया है, तो बहुत अच्छा है ये चीज भी, क्योंकि हर चीज आपको फ्री रिसोर्सेज के रूप में अवेलेबल है यूट्यूब पे और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे। जितने भी मतलब बहुत सारे एजुकेटर हैं यूट्यूब पे, उनका अलग अलग खुद का चैनल या फिर एप्स या वेबसाइट, वहां पे लोग वे अपने एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऑनलाइन में, और फिर ऑफलाइन में भी आपको बहुत सारा ऑप्शंस मिल जाएगा। जैसे कि ऑफलाइन का, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ये चीज को ध्यान रखना है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज का। ठीक है, क्योंकि मैं ये भी जानता हूं कि एक कोचिंग सेंटर आपको एडवांटेज प्रोवाइड करता है। मैं खुद एक कोचिंग में 14 महीने रहा था। ठीक है, एक प्रॉपर जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है उन कोचिंग संस्थान के द्वारा मेरे को भी मिला और मैंने उनको स्वीकार किया। तो उस जो नॉलेज वहां से आप ले रहे हैं, उनका क्या बेनिफिट है, उनको किस तरीके से लेना है, मैं हर चीज अभी दोस्तों डिस्कस करने वाला हूं। आप मेरे साथ बस पूरे वीडियो लेक्चर में बने रहे, मैं हर कंफ्यूजन को आपको आज दूर कर दूंगा। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो बेनिफिट रहता है एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का, कि वो आपको एक प्रॉपर शेड्यूल प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये सबसे खुशी की बात है कि एक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो ऑफलाइन में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट रहती है, वो एक प्रॉपर शेड्यूल प्रोवाइड कर देता है। आप लेजीनेस नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एक टाइम टेबल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जैसे एज स्कूल टाइप का, कि आपको इतने से इतने बजे जाकर क्लास करना है, तो आप जाइएगा, ऑन टाइम पे उठिएगा, सुबह जाकर क्लास कीजिएगा। ठीक है, तो दिस आर द एडवांटेज ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो कि ऑफलाइन चलते हैं। और एंड ऑनलाइन में भी बहुत सारे हैं जो कि लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, लेक्चर को प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपको टाइम टेबल प्रोवाइड कर देंगे, शेड्यूल प्रोवाइड कर देंगे, तो वो भी आपके लिए बेनिफिट हो गया। अब एक दूसरा बेनिफिट क्या होता है इनका, कि आपको हर चीज विस्तार रूप से दे दिया जाता है, कि आपको दे दिया गया कि इतने दिन एक चैप्टर है। ठीक है, सपोज एक चैप्टर है फिजिक्स का, तो मैं दोस्तों ये पीसीएम से लेकर के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को लेकर के मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन ये चीज एप्लीकेबल सेम टू सेम होगा हर स्ट्रीम के सब्जेक्ट में दोस्तों, ये चीज एप्लीकेबल होगा। तो आपको कोई घबराने का बात नहीं है, सेम टू सेम आप उसमें भी एप्लीकेबल कीजिए जिस भी स्ट्रीम के बच्चे देख रहे हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ठीक है ना, देखो एक क्या करेगा, जैसे एक चैप्टर आपको ले लिया फिजिक्स का, तो आपको हर चीज प्रोवाइड कर दिया कि चैप्टर 1 में इतने लेक्चर्स होंगे, फिर उसके बाद इसका स्टार्ट डेट इतना तारीख को ये स्टार्ट होगा चैप्टर, फिर आपको ये भी पता लगेगा कि अराउंड अप्रोक्सली
7 दिन में या 15 लेक्चर के बाद ये आपको चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये सारा इन डेट भी आपको पता रहता है अप्रोक्सीमेटली। और फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज आपको कितने प्रोवाइड किए जाएंगे ये चीज भी पता रहता है। डीपीपी कितने मिलेंगे आपको ये भी पता रहता है। हर एक सब्जेक्ट में कितने मॉड्यूल रहेंगे ये चीज भी पता रहता है। तो मतलब आपको एक प्लेटफॉर्म सजा के दे दिया जाता है, तो आप उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। सेम टू सेम दोस्तों अब हम लोग चलते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि ये तो हमारे एडवांटेज हो गए, ठीक है। अब ये डिसएडवांटेज का रूप कब ले लेता है, देखो दोस्तों, अब ऑफलाइन में डिसएडवांटेज में अभी बताऊंगा, पहले ऑनलाइन का डिसएडवांटेज बता देता हूँ कि देखो क्या है ना कि ऑफलाइन में क्या है कि अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर को परचेस किया है, ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि आपके अंदर लेजीनेस आ जाता है कि भाई मैं क्या ही इसमें लेक्चर देखूं, सुबह 1-2 घंटे और सो जाता हूं। अगर सुबह 9 बजे से क्लास है तो आपको मन करेगा कि भाई अरे 1-1.5 घंटा और सो जाएंगे, टाइम 9 बजे है ना, पर मेरे पास तो लेक्चर रिकॉर्डेड है ही, मैं फिर बाद में देख लूंगा, यही चीज रहता है बच्चों के मन में। तो इस चीज को आपको दोस्तों नहीं करना है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे ऐसा करते हैं। तो आपको क्या करेगा ये ना कि रिकॉर्डेड लेक्चर जो होता है वो कंसिस्टेंसी का आप जो मेन मतलब रोल रहता है, कोई भी चीज को पाने के लिए कंसिस्टेंसी का जो मेन रोल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। ये जो कंसिस्टेंसी जब ब्रेक डाउन हो गया क्योंकि आपने फ्लो को नहीं पकड़ा, ठीक है, आपने उस फॉलो नहीं किया कंसिस्टेंसी को, जिस वजह से आपका जो एक पाथ चल रहा था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर मन ही नहीं लगेगा पढ़ने में। तो ये चीज ऑनलाइन का एक थोड़ा सा डिमेरिट है। मैं ना दोस्तों यहाँ पे किसी का बुराई कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी का यहाँ पे आके प्रचार कर रहा हूँ। मैं सीधी सी बात ये बता रहा हूँ, जो हकीकत है वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो रियलिटी है दोस्तों वो आपके पास सामने आना चाहिए, और आप लोगों को खुद ये रियलिटी पता है, लेकिन फिर भी आप लोग मतलब हर चीज को मतलब देखने के बाद भी अनदेखा करते हैं। तो मेरा बताना काम है, ठीक है ना, और आपका फॉलो करना भी काम है दोस्तों। आप फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर आपको कुछ चीज में फोड़ना है, किसी चीज को अचीव करना है, तो ये चीज फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, ये चीज हो गया तुम्हारा डिसएडवांटेज ऑनलाइन का, ठीक है। अब देखो ऑफलाइन का क्या है डिसएडवांटेज। ऑफलाइन का डिसएडवांटेज दोस्तों क्या है कि आपने किसी बैच को परचेस किया, ठीक है, आपने किसी बैच को परचेस किया, A1 कैटेगरी का बैच, B1 A2 कैटेगरी का बैच, B1 कैटेगरी का बैच, B2 कैटेगरी का बैच, ठीक है। इस तरह का आपको बैच चलता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो सारे इस तरह के बैच चलाते हैं, या फिर इस तरह से भी चलाएंगे कि A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है, इस टाइप के तुमको बैच चला देंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा दोस्तों कि टॉप का जो 2-3 बैच है उनको HOD पढ़ाएंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो मेन फैकल्टी है, जो एक्सपीरियंस टीचर है। मतलब यहां पे तुमको क्या मिलेगा, एक्सपीरियंस टीचर का साथ मिलेगा, ठीक है। A1 A2 A3 के टॉप बैचेज में आपको एक्सपीरियंस टीचर का साथ मिलेगा। और इस वजह से है ना, जो नीचे वाले जितने बैच है A4 A5 A6, ये सारे बैच में आपको फिर साथ नहीं मिलेगा HOD का और एक्सपीरियंस टीचर का। मान के चलो ना कि इस सारे बैच में तुमको न्यू फ्रेशर्स, जैसे तुम लोग फ्रेशर्स हो अभी 11th में, उसी तरह तुमको न्यू फ्रेशर्स टीचर को तुमको और फैकल्टी को तुमको दे दिया जाएगा उनके हाथों में, फिर वो आपको आके पढ़ाएंगे। तो यही होता है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट में यही सब हो रहा है। तो जेईई देने वाले हैं आप 2 साल बाद, और जो नीट देने वाले हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारा मतलब ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर इन सारी चीज को आपने फॉलो कर लिया तो आपको कोई भी मन पसंद का कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो दोस्तों देखो क्या कह रहा है ना कि यहाँ पे अब तुमको ये चीज का ध्यान देना है कि ये सारा चीज तो तुम्हारा डिमेरिट हो गया कोचिंग इंस्टीट्यूट का, लेकिन एक चीज का तुमको ध्यान देना है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट 1,50,000 से लेकर 2 लाख के बीच ही अराउंड तुमसे फीस स्ट्रक्चर रहता है 2 साल के कोर्सेज का, ठीक है। अगर ऑफलाइन बैच तुम खरीद रहे हो तो, ठीक है, कोटा जाकर के या वगैरह वगैरह। आजकल तो बहुत कोटा के मतलब दीवाने हो गए हैं सब, तो ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोटा एक प्लेस है जहां से इंजीनियर्स बहुत सारे बन के निकले हैं, IIT गए हैं, NIT गए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पटना में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहां से NIT IIT बहुत सारे बंदे गए हैं, मैं खुद नेशनल इंस्टीट्यूट में हूँ। तो देखो दोस्तों, ये चीज मैं बताना चाहता हूँ कि 2 लाख जो तुम फीस दे रहे हो, ठीक है, उसका तुम जो देने से पहले ऐसे नहीं कि कुछ कोई भी इंस्टीट्यूट है तुमसे इतना फीस मांग लिया, भाई हम उछल दिए उसके पास पैसा, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। तुम पहले ट्रायल क्लासेस लो उनसे, डेमो क्लासेस मत मांगना। डेमो तो तुमको कोई भी डेमो दिखा देगा, 2-3 क्लास देकर के अच्छा पढ़ा के कोई भी डेमो दिखा देगा। ट्रायल क्लासेस लो, पूरे 1 चैप्टर का कम से कम बोलो कि हमको 1 चैप्टर कम से कम का ट्रायल क्लासेस दे, ताकि मैं जिस टीचर से पढ़ूंगा उनको अच्छे तरीके से समझ सकूं और जान सकूं कि ये भाई इनसे को समझ आ भी पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि तुम 2 लाख रुपए फेंक दो, फिर बाद में पता चला भाई कोई टीचर समझ नहीं आ पा रहा है। तो ट्रायल क्लासेस तुमको अवेलेबल कराते हैं, और जो इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं कराएंगे ट्रायल क्लासेस, उस इंस्टीट्यूट में जाओ ही मत। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है दोस्तों की जो ट्रायल क्लासेस अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। और मैं एक चीज दोस्तों जरूर बताना चाहूंगा कि जो बड़े बड़े नाम हैं, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट है कोटे में, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं कोई भी बड़ा नाम के इंस्टीट्यूट में नहीं गया था, ठीक है। तुम्हें जान के बहुत बड़ा हैरानी होगा कि मैं कहीं बड़े नाम के इंस्टीट्यूट में नहीं गया था। एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट का खुला था पटना में, तो मैं वहां जाके एडमिशन लिया। और दोस्तों खुशी इस बात की थी कि जितने भी टीचर्स थे वहां के, तो बहुत अच्छे टीचर्स थे, ठीक है। और तुम्हें अच्छे टीचर को पहचानने के लिए उनसे जो कनेक्टिविटी है, तुम्हारा टीचर के साथ जो कनेक्टिविटी है उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। डाउट पूछते रहना पड़ेगा तुम्हें, हर चीज
फॉलो करना पड़ेगा जो भी गाइडलाइन उनके द्वारा क्लासेस में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तुम्हारा कनेक्टिविटी बढ़ेगा टीचर के और तुम्हारे बीच, ठीक है। तो ये रिलेशन जो बढ़ता है ना, तो तुम्हें बहुत सारा बेनिफिट टीचर देते हैं। दिस इज एन रियलिटी, तुमको इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो तुमको दोस्तों 2000 रुपये अगर बोलेगा कि हाँ 2000 रुपये दो तभी हम ट्रायल क्लास कराएंगे, तो हाँ 2000 रुपये दे देना। ऐसा 1,98,000 रुपये तुम्हारा बचेगा ना कम से कम। 2000 के चक्कर में 1,98,000 तो बच जाएगा कम से कम। अगर तुम्हें वो टीचर से नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, दूसरा इंस्टीट्यूट जाएंगे। लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि 2 लाख रुपये फेंक दिए इस तरह से, ठीक है। तो कोई दिक्कत का बात नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है। बस कोचिंग इंस्टीट्यूट को कैसे सेलेक्ट करना है, आजकल बहुत सारा मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो चल रहा है ना, मतलब वो बहुत सारे ऐसा चल रहा है कि भाई हम मशीन की तरह घुसा रहे हैं बच्चे को और सबको इंजीनियर बना के निकाल रहे हैं। ऐसा पॉसिबल होता है क्या? तुम खुद एक्सेप्ट करो ना। मैं सच्चाई से तुमको अवगत करा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। सीधी सी बात है कि 12-12 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, सीट्स ओनली 65,000 है। और मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी आपको वीडियो डाल लाऊंगा कि जेईई मेंस में आपको किस तरीके से क्या करना होगा, जो आप जेईई के रास्ते पे जाकर के उस रास्ते को फोड़ सकते हैं, ठीक है। मैं हर चीज का वीडियो लाने वाला हूँ। थोड़ा अच्छा लेक्चर बनाने में दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सपोर्ट इसी तरह दिखाते रहिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है दोस्तों। मैं हर चीज प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको, ठीक ना। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि तुमको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई इंस्टीट्यूट तुमको ना ठग ले, ठीक है। इस चीज का तुमको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे फ्रॉड हो रही है, ठीक है। और तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि टॉप इंस्टीट्यूट में घुस के ही तुम नहीं पढ़ लोगे, ठीक है। यहाँ पे तुम एक चीज का ध्यान रखो और याद रखना कि तुम खुद भी सेल्फ स्टडी करके फोड़ सकते हो। सीधी सी बात है, तुम खुद भी सेल्फ स्टडी करके फोड़ सकते हो। यूट्यूब पे इतना सोर्सेज अवेलेबल है, इतना सोर्सेज अवेलेबल है यूट्यूब पे दोस्तों कि तुम खुद भी फोड़ सकते हो यूट्यूब से प्रिपरेशन करके। सीधी सी बात है, ठीक ना। तो बेजगह पैसा फेंकने का जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक ना। और सिर्फ 2 चीज का ख्याल रखना कि कंसिस्टेंसी और जो प्रॉपर शेड्यूल होता है, इस चीज को तुमने फॉलो कर लिया। अगर खुद पे भी मतलब लगातार वो 2 साल तुमने फॉलो कर लिया 11th और 12th, तुम अकेले भी फोड़ सकते हो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। दिस इज एन रियलिटी। अब बोलोगे तुम लोग कि भाई ऐसा थोड़ी होता है भैया, तो ऐसा दोस्तों बहुत सारे बच्चे बेस्ट एग्जाम्पल हैं इस चीज के, ठीक है। और तुम लोग सुनते भी होगे, बहुत जगह से एग्जाम्पल्स आते हैं। मेन मुद्दा क्या है कि सबके पास 24 घंटा है, सीधी सी बात है। अब मैं मेन स्ट्रेटेजी पे आ रहा हूँ कि 11th क्लास में तुम आ गए, ठीक है, ठीक है। अब तुम बोलोगे हाँ भैया 11th क्लास में तो आ गए, लेकिन अब क्या करें भैया, अब तो 24 घंटा मेरे पास टाइम है, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि टाइम कब खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज जो तुम सोचते हो ना, तो मैं इसी वजह से इस चीज पे तुमको लाया हूँ कि तुमको ध्यान रखना है कि कैसे क्या करना है। मैं भी इस चीज को प्रमोट करता हूँ कि तुमको 8 घंटा का तुम नींद लेना ही चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तुम 8 घंटा सो जाओ। और जो बच्चे 6-7 घंटे सो करके भी खुश हैं, तो उनके लिए तो और अच्छी बात है, वे 1-2 घंटा और बचा रहे हैं अपना, कोई दिक्कत का बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम 5 से 6 घंटे ही सो रहे हो तो तुम 2 से 3 घंटा अपना बचा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और जो बच्चे अगर नहीं मतलब 5 से 6 घंटा से काम नहीं चल पाता है, तो 8 घंटे अगर सोना चाहते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम गुड स्लीप लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 घंटे में तुमने एक्टिविटी अपना, तुम्हारा जो एक्टिविटी होता है घर का, नहाना, खाना पीना, बाथरूम जाना, जो करना, 1 घंटा बच गया तो उसमें मौज मस्ती भी कर लेना, ठीक है। या उसी 1 घंटा को तुम पढ़ाई के टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि पढ़े तो 10 मिनट मौज मस्ती कर लें, फिर पढ़े तो फिर 10 मिनट मौज मस्ती कर लें। तो इस टाइप का तुम चार्ट बना सकते हो, ठीक है। और बाद वहां की तुम्हारा बचा दोस्तों 12 घंटा, ठीक है। 12 घंटा में अब दोस्तों इस चीज को हम जब डिवाइड करते हैं, तो देखो तुम स्कूल में दोगे 5 से 6 घंटा, ठीक है। फिर क्लासेस में दोगे तुम, चाहे तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, चाहे तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए हुए हो, तो वहां दोगे तुम 5 से 6 घंटा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों कि मतलब 2 तरह के होते हैं, ये चीज आप लोग भी जानते होंगे दोस्तों कि नॉन अटेंडिंग टाइप स्कूल और अटेंडिंग टाइप स्कूल। मैं ये रियलिटी है दोस्तों कि नॉन अटेंडिंग टाइप ही स्कूल बहुत सारे बच्चे लेते हैं 11th में जाने के बाद, ठीक है। तो रियलिटी यही है स्कूल का, ठीक है ना, क्योंकि सब जानते हैं स्कूल में क्या पढ़ाई होता है, ठीक ना। तो इस वजह से, और जिस स्कूल में अच्छे पढ़ाई होते हैं, बहुत अच्छी बात है, वहां आप जाइए, अटेंड कीजिए, अगर अटेंडिंग क्लास है तो 5 से 6 घंटा आप वहां दे दिए स्कूल में। और फिर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर और कोचिंग, फिर उसके बाद आए स्कूल से तो फिर वहां गए कोचिंग वगैरह की, रिकॉर्डेड लेक्चर देखे, तो 5 से 6 घंटा रिकॉर्डेड लेक्चर देखे। तो इस चीज का तुमको यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों कि तुम यहाँ पे ओनली लिसनिंग कर रहे हो, मतलब तुम सिर्फ ज्ञान ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तुम ज्ञान ले रहे हो भाई, मतलब तुमने अभी तक कुछ किया नहीं है, तुमने अपना अभी तक कुछ नहीं किया, तुम बस ज्ञान लिए जा रहे हो। तुम उस ज्ञान का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, इस चीज पे भी तो तुम गए ही नहीं हो, और तुम्हारा 12 घंटा खत्म हो जा रहा है कि नहीं। देख लो तुम 5 से 6 घंटा स्कूल, 5 से 6 घंटा तुम्हारा रिकॉर्डेड लेक्चर, कोचिंग, 12 घंटा खत्म, 12 घंटा तो तुम उधर ही बर्बाद हो गया। तो 12 दूनी 24 घंटा खत्म, तो कहां से टाइम मिलेगा। तो सेल्फ स्टडी के लिए दोस्तों कोई टाइम नहीं बचा, नो टाइम लेफ्ट, है कि नहीं, कोई टाइम नहीं बचा। अब क्या किया जाए जो कि सेल्फ स्टडी के लिए टाइम बचे, क्या किया जाए। यहाँ पे 2 तरीका हो सकता है। जिस भी बच्चे के नॉन अटेंडिंग है वो तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, 1 घंटा और घटा दो, लेकिन 5 घंटा तुम सेल्फ स्टडी में दे सकते हो, वो 5 घंटा तुम सेल्फ स्टडी में दे दो, सीधी सी बात।
जिस बच्चे के नॉन अटेंडिंग है वो 5 घंटा यहाँ दे देगा, सीधी सी बात है। और जिस बच्चे के नॉन अटेंडिंग नहीं है और स्कूल में भी अच्छे प्रिपरेशन कराए जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई किए करवाए जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम ऐसा करो कि फिर जो तुम क्लासेस के रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो, उसके जो नोट्स बनाते हो, ठीक है, उसको अच्छे से रीड आउट करो स्कूल में ही। तुम नोट्स को कैरी आउट करके ले जाओ स्कूल और उसको तुम रीड आउट करो, कोई दिक्कत का बात नहीं, क्योंकि ये तुम भी जानते हो कि स्कूल में कितना देर क्या पढ़ाई होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इस वजह से तुमको इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक ना, कि इस चीज का तुम फायदा कैसे उठा सकते हो। तो तुम फायदा कैसे उठाओगे? तो अपना नोट्स लेके गए, जो तुमने रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ा था या फिर इंस्टीट्यूट से, उसका प्रिपरेशन तुमने स्कूल में ही करना चालू कर दिया। मेरे को पता है कि 4 से 5 घंटे पढ़ाई होती है, 2 से 3 घंटे पढ़ाई नहीं होती है स्कूल में, ठीक है। तो उस टाइम तुम स्कूल में ही बैठ के अपना कर रहे हो, तो ये चीज तुमको 1-2 घंटा स्कूल में मिल गया, ठीक है। और जिस बच्चे का स्कूल में अटेंडिंग होने के बाद भी पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो तुम स्कूल को स्किप कर सकते हो, ठीक है। स्कूल के टीचर्स से, प्रिंसिपल से कांटेक्ट करके तुम स्कूल को स्किप कर सकते हो, और ये पॉसिबल है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, ये चीज मत बोलना भैया पॉसिबल नहीं है ये चीज, ठीक ना। तो तुम ये चीज पॉसिबल है, स्कूल को स्किप कर सकते हो। और अगर फिर भी स्कूल को स्किप नहीं कर पा रहे हो, तो तुम जो रिकॉर्डेड लेक्चर देखने का जो टाइम है तुम्हारा, उसको घटा दो, 1 से 2 घंटे से घटा के तुम सेल्फ स्टडी में दो। क्योंकि दोस्तों 3 घंटा कंपलसरी है कि तुमको कम से कम किसी भी टाइप का बच्चा, चाहे नॉन अटेंडिंग स्कूल का हो चाहे अटेंडिंग स्कूल का हो, 3 घंटा तो सेल्फ स्टडी में देना ही है। लेकिन 3 घंटे से काम नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। तुम 11th में गए हो, तुमको जेई फोड़ना है, तुमको नीट फोड़ना है, तो तुमको 3 घंटे से काम नहीं चलेगा। और तुम बोलोगे कि भैया आप तो डरा रहे हैं हमको, ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो, डराने का बात नहीं है। तुमको अगर उस टॉप लेवल पे टफेस्ट एग्जामिनेशन को फोड़ना, तो तुमको सीधी सी बात है, इस 2 साल में 7 से 8 घंटे तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। मैं 7 से 8 घंटे प्रेफर नहीं करता, क्योंकि इतना कंटिन्यूसली नहीं हो पाता, लेकिन 5 से 6 घंटा तो कंटिन्यूसली अपने आप को बैठा के झोंकना ही पड़ेगा। सीधी सी बात थी, ये पूरा तुम्हारा था सिनेरियो स्कूल का, ठीक है, और क्लासेस रिकॉर्डिंग का। अब सेल्फ स्टडी कैसे करोगे? अब तुम्हारा सवाल आएगा दोस्तों कि भैया आप तो इतना चीज बता दी, अब सेल्फ स्टडी के बारे में बताइए कि सेल्फ स्टडी करेंगे कैसे भाई। सीधी सी बात है, हाँ ये बात तो तुम्हारे मन में उठेगा ही कि देखो अब सेल्फ स्टडी कैसे तुम्हारा होगा, ठीक ना। मैं पहले सेल्फ स्टडी को बताने से पहले मैं एक चीज बताऊंगा कि कुछ की पॉइंट्स है जो कि क्लासेस करने टाइम, जो तुम क्लासेस करते हो, ठीक ना, जो तुम क्लासेस करते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा क्लास कर रहे हो, तो उस टाइम देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहां पे तुमको या तो पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा नोट्स का, या तो तुमको नोट्स लिखाया जाएगा तो तुम लिखोगे, ठीक है। मेरे इंस्टीट्यूट में लिखाया जाता था, मैं लिखता भी था। तो लिखने का तुम तरीका बदलो, नोट्स राइटिंग करने टाइम तुम 2-3 पेन का जरूर यूज करो, हाईलाइट करने के लिए जो मेन की पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट जरूर करो, ठीक है। तो ये सारे तरीके रहते हैं नोट्स को बनाने के लिए। तो कुछ चीज है कि मेक नोट्स ड्यूरिंग क्लासेस। सीधी सी बात है दोस्तों कि जो चीज तुम क्लास कर रहे हो, जिस टाइम क्लास कर रहे हो, ठीक ना, उसी टाइम तुमको नोट्स बनाना है। ऐसा नहीं कि लेक्चर एक बार देख लिए 1 घंटे का, फिर उसके बाद क्या किए, फिर 1 घंटा देखे उसको नोट्स बनाने के लिए। भाई ये तुम्हारा टाइम बर्बाद है, टाइम बर्बाद। डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक ना। ये तुम्हारा समय सिर्फ और सिर्फ बर्बाद कर रहा है, सीधी सी बात है। इस चीज को एकदम याद करो, दिमाग में अपने डाल लो। जिस टाइम तुम क्लासेस कर रहे हो उसी टाइम तुमको नोट्स प्रिपेयर करना है, ये चीज तुम अपने दिमाग में डाल लो। दूसरा चीज कि नोट्स गुड नोट्स होने चाहिए, अच्छे नोट्स होने चाहिए। अच्छे नोट्स मतलब एक्सटेंसिव नोट्स। एक्सटेंसिव नोट्स आप पूछोगे भैया क्या होता है, तो मैंने 10th के बच्चों के लिए भी हर चीज एक्सप्लेन करके रखा है अपने वीडियो में, पर मैं तुम्हारे लिए भी यहाँ पे एक्सटेंसिव नोट्स का मतलब बता दे रहा हूँ। रिमाइंड करना, देखो रिट्रीव करना। तुम ऐसा नोट्स बनाए हो, ठीक है, जिस नोट्स के सहारे तुम जब एग्जामिनेशन में जाओ, चाहे जेई का एग्जामिनेशन फोड़ने जाओ, चाहे तुम बोर्ड के एग्जामिनेशन फोड़ने जाओ, क्योंकि 12th के बोर्ड भी तुम्हारे रहेंगे और जेई का तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट भी रहेगा और नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट भी रहेगा। तो तुम्हारा नोट्स ऐसा रहना चाहिए कि तुमको फिर से एनसीईआरटी और वीडियो लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े। सीधी सी बात है, ठीक है। तुमने नोट्स अपना देखा, तुम्हें हर चीज रिमाइंड हो जा रहा है, रिट्रीव हो जा रहा है, ठीक है। और नोट्स को रिवीजन करने का तरीका भी दोस्तों क्या होता है कि तुम जब नोट्स रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, इसके बारे में तुमको अभी बताते हैं तुरंत, ठीक है। सेल्फ स्टडी कैसे करना है उसमें बताएंगे, ठीक है। अब तुम देखो दोस्तों क्या करना है, ये चीज मैंने तुमको बोला ना कि रिवीजन, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फोड़ने के लिए एक चीज मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फोड़ने के लिए तुमको 6 से 7 बार रिवीजन करना मस्ट है एग्जामिनेशन देने के पहले, पूरे 2 साल के अंदर, ठीक है। 6 से 7 बार रिवीजन, ठीक है, पूरे सिलेबस का। सीधी सी बात है, इस चीज को भी ध्यान में रखना, ठीक ना। और तीसरा पॉइंट क्या था क्लास करने के टाइम कि तुम डाउट्स पूछो, ठीक है। डाउट्स तुम जितना हो सके, ठीक है, टीचर से पूछो, शर्माने का जरूरत नहीं है। मैं भी बहुत डाउट्स पूछता था, ठीक है, क्योंकि डाउट्स पूछने टाइम तुम शर्मा जाओगे तो तुमको लगेगा क्या कि भाई 25 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यार नहीं आता है इसको, ये सब सोचने लगेंगे। तो ये सब चीज नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि तुमको डाउट्स नहीं आ रहा है ना, तो तुम्हारे साथ साथ 25 बच्चे को उस क्लास में मौजूद टाइम में उनको भी नहीं आ रहा है, उनको भी शर्म लग रहा है पूछने में। तो तुम अगर पूछ दोगे तो उन 25 बच्चों का भी भलाई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो इस चीज से तुमको बेनिफिट मिलेगा और तुम्हारे साथ साथ उस 25 बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा। तो डाउट तुम पूछते जाना, जहां भी जो दिक्कत हो एकदम खोद खोद के
मतलब कहें खोद खोद के मतलब क्या, डिटेल रिसर्च करके, मतलब डीप में जाकर, गहराई में जाकर तुम डाउट को पूछते जाओ टीचर से और हर डाउट्स को क्लियर करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि डाउट्स को मन में रखते गए, डाउट्स तुम्हें कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करने नहीं देगा, ये चीज को तुम एकदम ध्यान रखना, डाउट को 100% क्लियर करके रखना है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज था, ठीक है ना। तो इस सारा चीज को मैं अब अप्लीकेबल करूंगा इस चीज में, सेल्फ स्टडी में, कि तुम सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हो। तो सेल्फ स्टडी करने का और रिवीजन करने का, ठीक है, तुम्हारा 3 तरीका होता है। रिवीजन में देखो, रिवीजन क्या है, रिवीजन तो एक सेल्फ स्टडी है ना, ठीक है। तो रिवीजन एक सेल्फ स्टडी है दोस्तों। तो रिवीजन कैसे होगा, 3 तरीके से तुम्हारा रिवीजन होगा, क्योंकि रिवीजन करने टाइम तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो वो कैसे होगा। तो देखो, जैसे कि अब एग्जांपल ले लेते हैं, तुम्हारा एक एक्स सब्जेक्ट था, ठीक है, 15 तारीख को तुम्हारा एक्स सब्जेक्ट का था क्लासेस और 17 तारीख को फिर उसी सेम सब्जेक्ट का तुम्हारा क्लासेस है। तो इसी तरह सेम टू सेम हर सब्जेक्ट का तुम्हारा सिनेरियो होगा, ठीक है। तो 1.5 घंटे तुमको पहला पार्ट, हर पार्ट वाइज समझो, ठीक है, कि उस 15 तारीख को जो तुमने पढ़ा, तो 15 से 17 तारीख के बीच तुमको 1 दिन का गैप है। तो तुम इस चीज का डिसाइड कर लो कि तुमने 15 को पढ़ा है तो 15 को ही पढ़ना है या फिर 16 तारीख को पढ़ना है, क्योंकि 16 को भी तुम्हारा नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा। तो इसलिए मेरा ये सही सजेशन रहेगा कि तुम 15 तारीख को जो पढ़े हो सब्जेक्ट, उसी 15 तारीख में आकर के रूम पे आकर के तुम उस चीज को रिवाइज करो। तो पहले शुरुआती का 1.5 घंटा में तुमको क्या करना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है, जो तुमने पढ़ा, ठीक है, उस दिन जो भी तुमने पढ़ा, जो भी टॉपिक्स तुमने उस दिन समझे टीचर से, उनसे रिलेटेड तुमको क्वेश्चन फ्रेम कर देना है पेज के ऊपर टॉप में, ठीक है, जो तुमने नीचे पढ़ा। मैं भी यही किया करता था, ठीक है ना। तो इस चीज, ये तुम्हारा बेस्ट तरीका रहेगा क्वेश्चन फ्रेम करने का, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा चीज कि जो सर ने क्लासेस में बताया फॉर्मूला और की पॉइंट्स, उनको याद कर लेना है तुरंत, क्योंकि स्टार्टिंग का तुम्हारा रिवीजन है उस चैप्टर का, तो तुम्हें 1.5 घंटा 2 घंटा लगेगा ही, ठीक है। तो इसलिए 1.5 घंटा मैंने अप्रोक्सीमेटली रखा है। और तीसरा चीज की डू प्रॉब्लम्स, देखो क्लासेस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं कराए जाते हैं, लेकिन क्लासेस में जो प्रॉब्लम कराए जाते हैं वो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन रहते हैं और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, और VBQI रहते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। तो इस वजह से उस क्वेश्चन को तुम क्या करो, सॉल्व कर लो खुद से भी आकर रूम पे, ठीक है, जो क्लासेस में करवाया गया है, प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स हो गए, ठीक है, उनको तुम सॉल्व कर लो। तो तुम स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में ये तीनों काम कर लोगे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। 1-1.5 घंटे का अगर एक सब्जेक्ट हो रहा है तो मेरे को पता है कि 3 पेज 3.5 पेज से ज्यादा नहीं जाता है कोई भी लेक्चर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आप कर सकते हो 1.5 घंटे में। तुम हर सब्जेक्ट का 3 बार रिवीजन तुमको करना है। सीधी सी बात है कि तुम 15 तारीख से जब 17 तारीख का क्लास अटेंड करोगे, तो उस 17 तारीख का क्लास अटेंड करने से पहले तुम 3 बार रिवीजन कर चुके होने चाहिए उस सब्जेक्ट के जो तुम सब्जेक्ट 15 तारीख को पढ़े थे। इस चीज का एकदम याद रखना। कैसे होगा ये चीज, तो पहला मैंने 1.5 घंटा का बता दिया। दूसरा ये कि जो तुमने उस दिन पढ़ा, जो तुमने उस दिन याद किया 1.5 घंटे में, उसको क्या करो, नेक्स्ट सुबह मॉर्निंग जब उठो, चाहे जितने ही बजे तुम उठ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा 4 बजे सुबह उठना है, ठीक है, 4 बजे सुबह कोई नहीं उठ पाता है, क्योंकि 95% से प्लस बच्चे ऐसे हैं जो कि 4 बजे उठ के नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। तो टाइम टेबल ऐसा बनाओ जिस समय भी तुम पढ़ रहे हो उस समय से तुमको पढ़ाई से दिल लगाना है, तो सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि 30 मिनट का जो तुम्हारा टाइम है, ठीक है, 30 मिनट का जो टाइम है, इसमें जो तुमने रात को पढ़ा था उसको तुम मॉर्निंग में रिमाइंड कर लो, रिट्रीव कर लो, जिसने भी इन्फॉर्मेशन को तुमने रात में कलेक्ट किया था, ठीक है, वॉट एवर यू लर्न प्रीवियस नाइट, तुम उसको पूरे तरीके से रिमाइंड और रिट्रीव करने की कोशिश करो दिमाग से। रिट्रीव कैसे होगा, ऐसे होगा, एक कॉपी पेज ले लिए, कलम लिखना चालू कर दिए कि भाई रात को मैंने कैसा पढ़ा था, उस सब्जेक्ट के बारे में मैंने क्या सब याद किया था, क्लास में सर ने क्या सा क्वेश्चन कराया था, या क्वेश्चन का क्या सा फॉर्मूला मैंने यूज किया था क्वेश्चन करने टाइम, वो सारा चीज तुम रिट्रीव कर लो। और याद नहीं आ पा रहा है ना अगर, तो तुरंत तुम कॉपी खोलो, फिर से याद करो, और फिर से याद करने के बाद तुम फिर से एक बार रिट्रीव करो, तुम्हारा सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा रिवीजन कैसे होगा, तीसरा रिवीजन होगा तुम्हारे 17 तारीख को जब तुम फिर क्लास करने जाओगे, तो क्लास करने से 15 मिनट पहले, 15 से 20 मिनट पहले तुम 10 मिनट दे दो उस सब्जेक्ट पे जो तुम क्वेश्चन फ्रेम किए थे उस दिन 1.5 घंटे के टाइम में, ठीक है, क्योंकि वो सारा जो टॉपिक पढ़ाया गया क्लास में उसी से तुम क्वेश्चन फ्रेम किए हो। तो उस क्वेश्चन को तुम 10 मिनट के अंदर तुरंत एक बार ओवरव्यू कर लो कि हाँ भाई सर ने ये सब पढ़ाया था, तो मैं ये सब चीज क्लियर कर लिया हूँ, बस शॉर्ट मेथड है, ठीक है, बस इतना ही मेथड था, ज्यादा कुछ नहीं है। यही चीज सेम टू सेम एप्लीकेबल होगा तुम्हारे PCM मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स तीनों में एप्लीकेबल होगा, ठीक है दोस्तों। तो कोई भारी बात नहीं है, तुम बहुत इजी रूप से कर सकते हो, ठीक ना। यहाँ पे मैं एक चीज तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि भैया आप तो हमको डिमोटिवेट कर दिए, आप तो मतलब ऐसा कर रहे हैं कि भाई दिन रात पढ़ते रहेंगे क्या, हाँ मतलब कि रोबोट है हम लोग कि दिन रात पढ़ते रहेंगे और कोई काम नहीं है क्या। तो देखो भाई सीधी सी बात है, ये डिमोटिवेशन की बात नहीं है। मेरा मेन एम क्या है, तुमको सही गाइडलाइन प्रोवाइड करना, तुम धोखे में ना रहो, तुम्हारा 11th पूरा बर्बाद ना हो, तुम फ्यूचर में किसी को बहाना ना बनाओ, एक्सक्यूजेज ना दो कि मेरा भाई लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से मेरा 11th खराब हो गया। ऐसा ही सुनने को मिलता है, सेम यही चीज सुनने को मिलता है, भाई हमको कोई गाइड ही नहीं किया, इस वजह से मेरा 11th पूरा बर्बाद हो गया। तो ये जो तुम्हारा जो मतलब रहता है ना
तो इस चीज को तुम बाद में ना बोल पाओ, इस वजह से मैं हर गाइडलाइन को प्रोवाइड कर दिया हूँ, ताकि तुम बाद में ये ना बोलो कि भाई मेरे को किसी ने सेल्फ स्टडी कैसे करना है ये नहीं बताया था, टाइम टेबल कैसे बनाना है ये नहीं बताया था, फिर उसके बाद कैसे किस सब्जेक्ट के बारे में कैसे क्या सिलेक्ट करना है, स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करना है, ये सब नहीं बताया था। तो मैंने हर चीज बता के रखा है, ठीक ना। और फिर उसके बाद कोचिंग सेंटर कौन सा सिलेक्ट करना था, किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कोचिंग सेंटर को सिलेक्ट करने के लिए, ये सब चीज तुमको, इसलिए मैं हर चीज गाइडलाइन के रूप में प्रोवाइड कर दिया हूँ, ताकि तुम अवेयर हो जाओ। अवेयर करना तुम लोगों को मेरा ये मेन मोटिव था, अवेयर करना, ठीक है, ताकि तुम बाद में बहाना एक्सक्यूजेस ना दे सको। सीधी सी बात है। तो इसलिए बच्चों इस चीज को ध्यान रखो, इसलिए बच्चों हम लोग साथ मिल के फोड़ेंगे, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया हम लोग रोबोट हैं क्या जो इतना इतना पढ़ना पड़ेगा। सीधी सी बात है दोस्तों कि तुमको 6 से 7 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। 100% श्योरिटी है कि 6 से 7 घंटा तुमको ऑनेस्टली देना ही पड़ेगा। ऑनेस्टली टर्म समझ रहे हो ना, ईमानदारी पूर्वक। अगर तुमको जेई फोड़ना है, 12th में मार्क्स भी परसेंटेज भी 75+ एवब लेके चलना है। बोर्ड्स तो ऐसे फोड़ दोगे तुम लोग अगर तुमने सारे चीज को फॉलो किया जेई के सिलेबस को, तो सीधी सी बात रहता है, हर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो। लेकिन जेई और नीट फोड़ने के लिए तुमको सीधी सी बात है 6 से 7 घंटा तुमको देना ही पड़ेगा। इसमें कोई बहानाबाजी नहीं है। 2 साल तुम इसमें अगर दे दिए तो तुम चले जाओगे टॉप के संस्थान में, चाहे वो IITs हो, चाहे NITs हो, चाहे वो जो भी बहुत सारे बेस्ट और भी कॉलेज हैं, आइजर हो, चाहे NSUT हो, जो भी हैं, ठीक है। तो उसमें तुम आराम से एडमिशन ले सकते हो। अगर तुम्हारा गोल है कि जेई फोड़ना है, नीट फोड़ना है, 6 से 7 घंटा तो देना ही पड़ेगा। ये चीज एक्सक्यूज नहीं चलेगा अब कि भाई हमसे कैसे होगा। सीधी सी बात है, मेरा काम था तुमको अवेयर करना, ठीक है, डराना नहीं। सीधी सी बात है दोस्तों, और आराम से कर लोगे, साथ मिलकर फोड़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत का बात नहीं है दोस्तों, साथ मिलकर फोड़ेंगे। और तुम्हारे भैया यहाँ पे अवेलेबल है ऑलवेज, तुमको जहां भी गाइडलाइन चाहिए मैं गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करो, बहुत जल्दी तुमको हर चीज के बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड हो जाएगा। अगर कोई भी चीज से कंफ्यूजन अभी भी हो या बातें करनी हो कि हर चीज के बारे में, और सजेस्ट करो कि किस चीज से रिलेटेड तुमको वीडियो चाहिए, और तो मैं उन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। सजेस्ट करो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो, ठीक है। और जाओ थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो, ठीक है।